मेरी नानी की जो जेठानी थी ना, वो भी एक ऐसी चुड़ैल के चक्कर में मारी गई थी। वो जो रूप लेकर आई थी चुड़ैल, पहली बार मौका मिल रहा है, कभी जगह के बारे में मैंने ऐसे सुना नहीं, ना ऐसी एंटिटीज़, ना ऐसी किसी चीज़ को मैंने देखा। एक डायन या चुड़ैल जैसी औरत रहती है दूर दराज इलाके में एक जंगल के अंदर। तो पूरी फैमिली तो आई, बट साथ में हवा में एक डेड बॉडी लटकी हुई है, वो भी नज़र आ गई। अच्छा जी। अब टनल नंबर 33 है, तो हमें जो है अजीब से ज़ॉम्बी जैसे लोग चलते हुए नज़र आते हैं। उनकी जो डेथ है वैसे ही मिस्ट्री है, किसी एंटिटी ने मार दिया। बहुत सारी जो एंटिटीज़ थी उन्हें जगा देते थे। एक नई एंटिटी थी जिसके बारे में मैंने बचपन में सुना था, और पूरा स्किन जो नीला नीला पड़ रहा था। मतलब जो ये एंटिटी होती है इसका काम यही है, पकड़ो खून चूसो मारो। एंटिटी ने आपको प्रेजेंस का प्रूफ दे दिया, तभी पीछे से कोई हाथ आया और उसने मुझे अंदर ही खींच लिया। सीधा घसीटता वो खींच लिया अंदर। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन। हमारी हमेशा से एक कोशिश रही है कि आपके सामने कुछ ऐसे गेस्ट या कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हम लेके आएँ जो अपनी आप बीती आपके सामने बताएं। वो सारी चीज़ें जो उनके परिवार में हुई है या उनके साथ कभी ना कभी हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा पोजेशन ऑन पीक चला गया हो। आज हमारे बीच में जो गेस्ट है ये हमारे चैनल पर पहली बार नहीं आ रहे। आपने हमेशा से ये डिमांड रखी है कमेंट सेक्शन में कि इन्हें बुलाया जाए। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं ये खुद एक नैरेटर हैं, इनने बहुत सारे रियल इंसिडेंट बताए हैं। आज हमारे बीच में दोबारा आए हैं दीपक विश्वकर्मा। तो बिल्कुल भी वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा हम दीपक से मिलते हैं और पूछते हैं कि आज वो जनता के लिए कौन से नए ऐसे रियल इंसिडेंट लेके आए हैं जो जनता को डरने पर मजबूर कर देंगे। तो दीपक, कैसे हो आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ, और अक्षय भैया फिर से दिल से थैंक यू वापस बुलाने के लिए। और अभी आपने जैसा कि पूछा ही, मतलब बताया ही ऑडियंस को कि मैं क्या लेकर आया हूँ इस बार। तो इस बात से तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था इस बात के लिए कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ चीज़ें थी जो मुझे परेशान कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी कि मुझे फिर से वो चीज़ें रिपीट करनी चाहिए कि नहीं, कुछ गलतियाँ। अभी मेट्रो में भी मैं सोच रहा था कि अब मैं ना दो चीज़ें नहीं करूँगा। एक तो डायन और चुड़ैल की बातें ओके। हाँ, मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर मैं यहाँ पहुँचा, उसके बाद फिर चीज़ें आप सेटअप वगैरह अपना करने लगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार कि जब इस काम में घुस ही गए तो अब डर के क्या फ़ायदा है। तो ऐसा कुछ हुआ इन दिनों भी? हाँ, अभी क्या हुआ ना, अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में चुड़ैल और डायनों वाली जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही मतलब कवर करना शुरू कर दिए थे। तो रात में मैं ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ हमेशा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, शांति रहती है और कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहता, सब अपना सो जाते हैं, तो हम जागते रहते हैं, अपना इंसिडेंट रिकॉर्ड करते हैं। तो अब क्या होने लगा कि जब भी मैं नरेट करता था ना, सिर्फ चुड़ैल और डायन की चीज़ें जो है, जब भी मैं नरेट करता था रिकॉर्डिंग करते वक्त, क्या होता था ना कि बाहर से गली में बिल्ली के रोने की आवाज़ आती थी। अच्छा। अब मैंने कहा कि चलो, मैंने पहले इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, होगा कुछ, बिल्ली वगैरह रो रही होगी, इधर उधर घूमती रहती हैं अब स्ट्रीट्स में। तो मैंने सोचा पहले इग्नोर कर दिया, क्योंकि अब हर चीज़ अपने आप से ही जोड़ लेना कि नहीं भाई ये तो इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, वो भी पहली बार में, तो ये ठीक नहीं होता। तो उसके बाद में फिर मैंने उसको चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर किया। फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, क्योंकि अब वो अगर रो रही है तो पीछे नॉइस आएगी, उसकी कंप्लेन करेगी ऑडियंस। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। उसके बाद मैंने दूसरे इंसिडेंट किए, तो फिर रोने की आवाज़ नहीं आई। फिर वो रात कट गई। दूसरी तीसरी रात फिर जब ऐसे ही कुछ गांव से आए हुए इंसिडेंट्स में कवर किए जिसपे चुड़ैल और डायन का जिक्र था, फिर से बिल्ली रोने लगी। अब फर्स्ट टाइम तो चलो मैंने इग्नोर कर दिया, बट सेकंड टाइम ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। फिर भी मैंने थोड़ा सा दिल मजबूत करके कि चलो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते इस बारे में। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद क्या हुआ, मैंने ये जो रिकॉर्डिंग का सिलसिला था वो जारी रखा। अब क्या हुआ, एक शाम में अपने घर से निकला, नॉर्मल सा काम था मुझे, मैं अपना रेडी वगैरह होकर निकला, और मैंने देखा कि गली के कोने में बिल्ली जो है मरी पड़ी हुई है। ओके। अब मैंने उस बिल्ली को देखा। अब वो बिल्ली अच्छी खासी थी, लोग उसको दूध वगैरह भी पिलाते थे, तो सडनली मर कैसे गई। अब ये चीज़ मुझे ट्रिगर करने लगी। अब बीच में क्या हुआ, 2-3 बार अब जब मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि अब कोई भी
जानवर है, बेजुबान है, रोएगा या फिर चिल्लाएगा, तो आपके मन में भी आएगा ना कि एक बार देखता हूँ, क्या पता कोई डॉग पीछे पड़ गया हो या कहीं फंस गई हो बिल्ली। तो जब भी ऐसा होता था ना, मैं बाहर जाकर देखता था, बालकनी में देखता था, तो वो कहीं नज़र ही नहीं आती थी बिल्ली, कहीं भी नहीं। अब मैं गली से नीचे उतरने की कोशिश करूँ तो मुझे लगे कि भाई कहीं मुझे ही नज़र ना आ जाए। जैसे कि बहुत चीज़ों में होता है, इंसिडेंट्स में होता है, जितने भी बड़े बड़े नरेटर हैं, आपने भी काफ़ी बार बता रखा है कि जब आप डैन की बात करते हैं, चुड़ैलों की बात करते हैं, तो वो आपको सुनती है कहीं ना कहीं से। तो वही चीज़ें मेरे माइंड में थी कि कहीं मैं भी कुछ वैसा ऐसा वैसा ना देख लूँ जिससे मुझे हार्म हो जाए। बट उसके बाद में जब वो बिल्ली मर गई, तब मुझे लगा कि यार इतना सब तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और उसके बाद वो बिल्ली के मरने के बाद मेरा भी थोड़ा सा दिमाग ना उस चीज़ को लेकर ख़राब सा, डिस्टर्ब सा रहने लगा कि यार कहीं कोई ये सिग्नल ना हो, कोई वार्निंग ना हो कि हाँ भाई जो कर रहा भाई बंद कर दे, वरना कुछ हो सकता है या फिर कुछ भी हमारे ऊपर हार्म हो सकता है। क्या अगला नंबर आपका ही ना? बिल्कुल। तो यही सब सोच के मैंने कहा चलो यार ये जो टॉपिक है इसको पॉज कर देते हैं और बाकी जो चीज़ें उनकी तरफ बढ़ते हैं। फिर आपका इनविटेशन आ गया कि भाई आना है। फिर वही मैं सोच रहा था कि मैं इस चीज़ को बताऊं या ना बताऊं, क्या करूं या फिर पास ऑन कर दूं, कुछ और करूं। फिर वही दिमाग में कन्फ्यूजन था, बट मैंने कहा चलो यार जो होगा देखा जाएगा, नरेट करते हैं। फिर यही था जो मेरे साथ हुआ इस महीने। और फिर उसके बाद मैं गांव भी चला गया। अब मैंने बता ही रखा कि गांव जाकर फिर मंदिर वगैरह में पूजा करी, तभी जाकर मेरी गाड़ी चलती है, वरना तो बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अब पहला इंसिडेंट जो है वो कवर करते हैं। पहला इंसिडेंट ना, अब पॉडकास्ट जो है, अब आपका जो है चलाता हूँ मैं। जब भी कोई भी पॉडकास्ट रिलीज़ होता है, स्पेशली आपका, तो मैं चला देता हूँ स्मार्ट टीवी पर। तो मम्मी भी देखती है और सिस्टर भी देखती है, छोटा वाला भाई भी देखता है, तो सब देखकर एंजॉय करते हैं। तो प्रीवियस जो पार्ट 2 है वो भी देखा हमारी पूरी फैमिली ने। और पार्ट 2 देखने के बाद ना मैंने तो टीवी जो है हटा दिया, क्योंकि ख़त्म हो गया ना, अब कुछ और देखते हैं। तो मम्मी ने फिर बोलना शुरू कर दिया, कुछ बताने लगी वो। फिर मैंने कहा भाई सुनता हूँ क्या। तो बताई कि मेरा जो घर है, मतलब नानी का जो घर है, मेरी नानी की जो जेठानी थी ना, वो भी एक ऐसी चुड़ैल के चक्कर में मारी गई थी। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये क्या था, मतलब कुछ बताओ इसके बारे में। तो मम्मी ने बताया कि बेटा वो जो चुड़ैल थी ना, वो रात में ना रूप बदल कर आती थी काम के बहाने। अब उसका क्या रहता था ना कि अब उस समय टॉयलेट्स वगैरह होते नहीं थे, तो रात में क्या होता था, जितने भी आसपास के घर होते थे, सारी फीमेल्स मिलकर जाया करती थी वॉशरूम के लिए खेत वगैरह में। तो वो क्या करती थी ना, वो रूप लेकर आ जाती थी। अब उस समय क्या होता है ना, हमारे इधर जब धान कट जाता है तो उसको पीसने के लिए औरतें जो है ना, वो 3-3 बजे 4-4 बजे उठ जाती हैं और पीसने लगती हैं उस टाइम। उसके बाद में वो क्या करती थी ना, वो आती थी, कोई बहाना लगाती थी कि चलो मेरे को जाना है मैदान, तो आप भी मेरे साथ चलो। या फिर ये कहती थी कि मेरे को भी आटा पिसवाना है, मेरा आटा यहीं पड़ा हुआ है, आप मेरे साथ चलो, या आटा जो है लेकर आते हैं, आप मेरा ज़रा पीस देना, मैं आपको थोड़े बहुत पैसे दे दूँगी। अब पैसे वैसे के लिए तो नहीं, लेकिन वो अगर किसी पड़ोसी का रूप लेकर आई है, और उस समय जो है लोग आपस में मिलजुल के भी बहुत रहते थे, किसी के काम के लिए कोई मना नहीं करता था, तो इसलिए जो है लोग भाई चले जाते थे कि अगर भाई अपने घर की है, अपने पड़ोस की है, तो अगर इसको जाना है तो अकेले कैसे जाएगी, चलो मैं भी चलती हूँ। या फिर धान पिसवाने के लिए, गेहूँ पिसवाने के लिए कह रही है, तो मैं पिसवा देती हूँ। तो ऐसा ही होता था। तो उसकी ना एक पहचान होती थी। अब उसकी पहचान ऐसी होती थी ना कि अगर गलती से भी आपकी उंगली उसके बाल पे टच हो गई ना, तो आपकी उंगली जो है ना ब्लड निकल जाएगा, वहीं से कट जाएगी। हाँ, कट जाएगी। उसके बाल ना बहुत नुकीले होते थे। अब क्या होता था कि अगर वो आ गई आटा पिसवाने के लिए, मतलब गेहूं पिसवाने के लिए, मैं बार बार आटा बोल दे रहा हूँ क्योंकि आदत ही वैसी है ना, तो उसके लिए मैं ऑडियंस से माफ़ी चाहता हूँ, मैंने 2-3 बार बोल दिया आटा, वैसे तो गेहूं पिसवाते हैं ना। तो वो आती थी, बैठ जाती थी और वो आपसे पिसवाती थी। अब गलती से आपका हाथ लग गया, हाथ में चुभन हो रही है, दीदी आपका तो बाल चुभ रहा है। नहीं तो क्या हो गया, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो वो क्या करती थी, कुछ ना कुछ, अब बैठी आपके पास में, तो कहती थी कि ना चलो ना वहाँ चलते हैं, कुछ ना कुछ करके आपको घर से बाहर निकालने की कोशिश करती थी वो।
तो ऐसा ही हुआ, मेरी जो नानी की जो जेठानी है वो अपना घर में थी, क्योंकि सब साथ में रहा करते थे, बंटवारा वगैरह उस टाइम कुछ हुआ नहीं था। और मेरी नानी भी जो है थोड़ा सा मायके वगैरह चली जाती थी अपने, तो वो अकेली थी उस समय। तो वो क्या हुआ, वो आई रात को आई। अब ये 3 बजे जो है भाई काफ़ी खेती वगैरह थी, और उस समय लोग अपने ही से ही काम करना प्रेफर करते थे, किसी को मतलब रखते वक्ते नहीं थे। तो धान वगैरह उनके पास आ गया था, गेहूँ वगैरह, तो वो पीस रही थी। तो वो आई, तो सबसे पहले तो उसने बोला कि मेरा भी है, पीसना है, मेरा भी पीस दो। तो वो किसी पड़ोसी का रूप लेकर आई थी, तो बोली आ जाओ बहनी बैठ जाओ। तो वो अपना पीस रही है अपना तो, और ये बात करी जा रही है। अब बात करते करते इनका जो हाथ जो है इनके बाल पर लग गया, क्योंकि हंसी मजाक होता ना, अरे क्या कर रही हो तुम, अरे ऐसे वैसे, हंसते हंसते हाथ लग गया, हाथ से ही पूरी ब्लीडिंग निकलने लगी। अब उसके बाद में जो है ये थोड़ा सा इनको दर्द होने लगा कि ये क्या हुआ। फिर वो जो रूप लेकर आई थी चुड़ैल, वो भी थोड़ा इधर उधर नाटक करने लगी कि अरे दीदी ये कैसे हो गया, वह कैसे हो गया, चलो मेरे घर चलो, मैं पट्टी वट्टी थोड़ी कर देती हूँ ना, मेरी वजह से हुआ है। तो ये क्या हुआ, वो चली गई उसके साथ में, क्योंकि अब पूरा अंधा भरोसा है, गांव वाले भाई एक दूसरे के ऊपर उस समय अंधा भरोसा करते थे। तो ये जो क्या किया, ये जो है ना उल्टे रास्ते ही लेकर जाने लगी। अब इनको जो है ना बीच रास्ते में शक हुआ कि इसका घर तो उस साइड पड़ता, तो ये इस साइड क्यों मेरे को लेकर जा रही है। और ये थोड़ा सा ना गड़बड़ाने लगी कि भाई मेरे को नहीं जाना, तू वहाँ क्यों जा रही है। बोले आप चलो तो सही। जब उसे पता लगता था ना कि ये समझ गई है, तो वो ज़बरदस्ती खींचते हुए लेकर जाती थी। तो उसने क्या किया, उनका जो है मतलब मेरी नानी की जो जेठानी, उनका गला पकड़ लिया। जब वो समझ गई कि इसे पता चल चुका है, गला पकड़ लिया, उस वहीं पर कर दिया काम, ओम भट्ट स्वाहा कर दिया। कैसे पता लगा ये? पता कैसे लगा? अब पता चले, अब पूरे गांव में, ये मोहल्ले में बात थी ना कि अच्छा, आती कि मतलब है। अब जिसका रूप लेकर आई थी वो तो अपने घर में, वो तो अपने घर पे रहेगी ना। अब ये सारी जो चीजें होती ना, ये भी काफी स्ट्रेटेजी बनाकर ही, अब डायरेक्ट तो आपके घर में नहीं घुसेंगी, उनको भी पता है भाई घर वाले हैं, बचा लेंगे या कुछ है, तो वो चीजें जो है स्ट्रेटेजी बनाकर आती हैं आपको फंसाने के लिए। ये आप एक गलती करें, उसके बाद आपको अपने साथ लेकर चली जाए। उसकी भी एक ओरिजिन है, वो लोग बोलते कि उसको पहले जला उला दिया था, उसके पति ने उसको छोड़ दिया था क्योंकि काली वगैरह थी, तो उसको जो है मार वगैरह दिया था और वहीं कहीं पोखर में फेंक दिया था। फिर उसकी आत्मा जो है कुछ टाइम बाद जाग गई थी, फिर ये सब चीज़ें जो शुरू हो गई। काफ़ी टाइम बाद उसके बाद मेरी जो नानी थी, यही सारी चीज़ें निकलती रही। फिर एक दिन सब बंद हो गया ये सारी चीज़ें। फिर मम्मी ने बताया, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है उस समय के हिसाब से। फिर मैंने नानी से भी बात करी कि ऐसा कुछ हुआ था, क्या था क्या नहीं था, तो बोली बेटा ऐसा ही हुआ था। अब मेन बात है ना, अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब बड़े बुजुर्गों से आप ले नहीं सकते, क्योंकि वो सीधे साधे होते हैं। अब उनसे आप ज़्यादा क्वेश्चनिंग करोगे तो अरे बाबू क्या मालूम हो। तो जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने नरेट कर दिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं। वैसे हुआ क्या उसका? अभी भी वो चुड़ैल है, एग्जिस्ट करती है नहीं? नहीं अब नहीं करती। अब इतना ये है ना कि अब बहुत सारी चीज़ें होती ना, धीरे धीरे टाइम के साथ ना लुप्त हो जाती हैं। अब पहले क्या होता था, पहले खुली खुली जगहें होती थी। अब गांव में भी मैं आज तक देख रहा हूँ कि अब गांव भी वैसा नहीं रह गया जैसा था पहले। अपने लोगों के पक्के मकान हो गए हैं। और पहले क्या होता था ना, पहले ना बंदे छोटी छोटी बात पे मर जाते थे। किसी को चोट लग गई, हल्की सी इन्फेक्शन हो गया, मर गया। किसी का कुछ हो गया, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, मर गया। कोई वैसी वाली बीमारी हो गई जो भाई सीरियस वाली, उसका इलाज ढंग से नहीं मिला, मर गया। आज तो अगर आपके पास पैसा है, अगर आप मतलब, या फिर गवर्नमेंट भी इतनी है कि अगर आपको थोड़ा बहुत सीरियस इशू हो जाए तो आपको ठीक कर देती है। उस टाइम तो ऐसा होता नहीं था। तो जब इतने लोग मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? पोखर में। और दूसरी बात, यूपी साइड में, बिहार साइड में और जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे पहले भाई गुंडागर्दी भी बहुत चलती थी। लैंड के मामले में मार दिया, वही ज़मीन कब्जाने के मामले में मार दिया, बाहुबली माफिया ये सब चलते थे, मार दिया किसी को भी। अब इतने सब लोग मरेंगे, इतनी बुरी बुरी मौत तड़प कर, तो फिर उनकी स्पिरिट कहाँ जाएगी? यही सब बनती थी फिर। लेकिन अब ऐसा इतना नहीं होता। होता है अभी भी, कई इलाके होंगे ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता, बट उस समय जितना पहले होता था अब नहीं होता। जैसे हम चुड़ैल के बारे में अभी बात कर रहे थे, चुड़ैल और डायन जो है धीरे धीरे अर्बन लेजेंड्स में जाने लग रही है धीरे धीरे, क्योंकि लुप्त होती जाती एक प्रजाति बताई जा रही है कि भाई
डायन तो फिर भी एक बारी को आपको बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में दिख सकते हैं, लेकिन चुड़ैल की जो बात चलती है जहाँ उनके पैर उल्टे होते हैं, कहते हैं कि अब ये धीरे धीरे एक अर्बन लेजेंड में जाती जा रही है क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम हो गई है या धीरे धीरे इनका दिखना बहुत कम हो गया है। तो ऐसी कर्स चीज़ें जो होती हैं ये आपके सामने कभी आपके रिसर्च के दौरान आई है, जैसे एनाबेल हॉन्टेड डॉल हो गई या सबरीना हॉन्टेड डॉल हो गई, रॉबर्ट द कर्स डॉल हो गई, या फिर कुछ फोटोज़ वगैरह ऐसी? अब अक्षय भैया, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है, वो यूएसए का है, ओक्लाहोमा एक जगह है वहाँ पर। तो उस समय 1900 के करीब में, 90s के टाइम पर क्या था, एक स्टोरी टेलर था, आपके जैसा मेरे जैसा उस ज़माने का। जैसा आज हम काम करते हैं, आपकी ऑडियंस आपको इंसिडेंट भेजती है, देन आप रिकॉर्ड करके नरेट करके पब्लिकली उसे पोस्ट करते हैं, वो भी मैं भी वही करता हूँ। तो उस समय वो क्या करता था, ये सब तो चीज़ें होती नहीं थी, तो वो क्या करता था ना, वो जगह जगह ट्रैवल करता था। कभी इस गांव चला गया, वहाँ की चीज़ों के बारे में जाना, किसी इंसिडेंट को कवर किया, क्या हुआ था क्या नहीं, तो वो लिखता था वो सारी चीज़ें। तो एक बार क्या हुआ, वो ओक्लाहोमा नामक जगह पर गया और वहाँ उसे एक किसान मिला। अब वो उस किसान से जब मिला तब उसने अपने बारे में बताया कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और मैं यही काम करता हूँ, लोगों के पास जाकर मिस्टीरियस, स्केरी और तरह तरह की कहानियाँ जो है वो इकट्ठा करता हूँ, तो क्या आपके पास है कुछ बताने के लिए? तो वो जो किसान था उसने कहा कि ठीक है, आप बैठो मेरे पास, मैं आपको जो है बताता हूँ कुछ, अगर मुझे पता होता है कुछ मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें। तो वो बैठा अपनी कॉपी किताब लेकर, तो उस किसान ने काफ़ी उसकी खातिरदारी वगैरह करी और उसको 2-4 इंसिडेंट बताए हॉन्टेड। अब उन इंसिडेंट्स के बारे में कोई मेंशन नहीं है क्या बताया उसने, बट लास्ट में वो जो आदमी था स्टोरी टेलर, उसका नाम था चार्ली नूनन। तो उसने उस किसान से पूछा कि अच्छा, आप ये सारी चीज़ें तो मुझे बता रहे हैं कि आपने मुझे डैन के बारे में, विच क्राफ्ट, चुड़ैल के बारे में, ये सारी चीज़ें आपने मुझे बताई, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे किसी ऐसी चीज़ को देखना हो तो मैं क्या करूं? मुझे डैन को देखना है तो मैं क्या करूं? मुझे चुड़ैल को देखना है तो मैं क्या करूं? तो वो जो किसान था वो चुप हो गया कुछ देर के लिए कि मैं क्या बताऊं इसको, बोलूं कि ना बोलूं। तो उसके बाद में उसने जो है काफ़ी देर चुप रहने के बाद बोला कि अगर आपको देखना ही है तो मैं आपको एक जगह के बारे में बताता हूं और एक ऐसी डैन के बारे में बताता हूँ, चुड़ैल के बारे में बताता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे इलाके में मशहूर है। लोग कहते हैं कि वो डायन है और काफ़ी लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल है। मतलब डायन और चुड़ैल में हम सभी जानते हैं, आप तो खैर बोलना ही बेकार है, आपको पता ही है कि डायन जो है जिंदा होती है और चुड़ैल जो है मरने के बाद बनती है, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो काफ़ी लोग की अलग अलग थ्योरी थी, काफ़ी लोग उसे मरा हुआ मानते थे, काफ़ी लोग उसे जिंदा डायन मानते थे, विच क्राफ्ट करने वाली नॉर्मली। तो क्या हुआ, उस जो है किसान ने जब ये सारी बातें बताई तो वो जो स्टोरी टेलर था, जैसे हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाती है किसी एंटिटी के बारे में सुनकर या किसी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ के बारे में सुनकर, तो उसके मन में भी आ गई। तो उसने कहा कि अच्छा, मेरे को ये देखना, मुझे जगह बताओ, मैं जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, यहाँ से दूर दराज एक जंगल है, वही ओक्लाहोमा जो मैं जगह बता रहा हूँ, यहाँ से दूर दराज एक जंगल है, वो वहाँ पर एक कुत्ते के साथ रहती है। अच्छा। और वो कुत्ता बहुत बड़ा है हाइट में, उसकी हाइट मतलब नॉर्मल कुत्ते से बहुत ज़्यादा है, और वो उसके साथ ही रहती है और काफ़ी कम लोगों को दिखी है, और जितने भी लोग देखा उसको, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स में वो घिरे। तो उसने कहा अच्छा यार, अब पहली बार मौका मिल रहा है, कभी जगह के बारे में मैंने ऐसे सुना नहीं, ना ऐसी एंटिटीज़, ना ऐसी किसी चीज़ को मैंने देखा, तो देखना तो बनता है। चार्ली नूनन ने डिसाइड किया। देन वो अपने घर आ गया। अब उसकी जो वाइफ थी, नॉर्मली बातचीत चल रही थी कि आज क्या हुआ, किससे मिले, क्या किस्से थे, कहानियाँ क्या थी, जो भी चीज़ें इंसिडेंट वगैरह पूछा, नॉर्मली जो बातचीत होती है। तो चार्ली नूनन ने बताया कि मुझे एक किसान मिला था, उसने मुझे ये फला इंसिडेंट बताए, और ये भी बताया कि एक डायन या चुड़ैल जैसी औरत रहती है दूर दराज इलाके में एक जंगल के अंदर, और मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
उसके बाद उसकी जो वाइफ थी वो थोड़ा सा यकीन करती थी विच क्राफ्ट वगैरह पे कि ये सारी बुरी चीज़ें, इनसे थोड़ा दूर रहना पड़ता है, क्योंकि कहानियाँ तो आप ठीक है हम सुन रहे हैं, आप लिख रहे हैं, जो भी आप उसे पब्लिकली पब्लिश कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ों के पीछे जाना ये बहुत अलग चीज़ हो जाती है। तो उस चार्ली लूनन की वाइफ ने काफ़ी समझाया कि आप मत जाना, कुछ भी हो जाए मत जाना, ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं आपको खोना नहीं चाहती। तो काफ़ी मतलब उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ, उसने कहा कि नहीं मैं जाऊँगा, वाइफ ने रोकने की कोशिश करी बट वो जो है अड़ा रहा। बट फाइनली जब लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद में वो उसकी वाइफ जो थी वो शांत हो गई और उसने कहा कि चलो ठीक है मान गए हैं तो नहीं जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन बाद क्या हुआ, जब उसकी वाइफ सो रही थी तो चार्ली नूनन बिना बताए अपना जो सामान था, कॉपी किताब, एक कैमरा और थैला जो है लेकर चले गए, गायब हो गए। अब सुबह सुबह जो है चार्ली नूनन की वाइफ उठी। चार्ली नूनन की वाइफ काफ़ी घबरा गई कि आखिर ये गए कहाँ पर। उन्होंने पूरा घर छान मारा, पूरे घर में नहीं है। बाहर निकली, बाहर भी कुछ अता पता नहीं है। आसपास के पड़ोसियों से पूछा, उनको भी कुछ पता नहीं है। अब ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। फिर उसके बाद में जो है ये चली गई पुलिस के पास कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे हस्बैंड है, उन्होंने ऐसा ऐसा मुझे बताया था और पता नहीं क्या पता कहाँ गए कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे ढूंढ के लाओ मेरे पति को। तो जो पुलिस वाले थे वो तुरंत फिर एक्शन में आ गए। जैसा इन्फॉर्मेशन दिया था कि भाई उस किसान से मिले थे, उस किसान ने उस जगह के बारे में बताया था, तो पुलिस वाले और चार्ली लूनन की वाइफ जो है उस दूर दराज वाले जंगल के पास पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी और बहुत सारी चीज़ें जो है इधर उधर देखी, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं उनको कि आखिर चार्ली नूनन यहाँ पर आए थे कि नहीं। तभी एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर चार्ली नूनन के कपड़े मिले और वो जो थैला वो कैरी करता था, कॉपी किताब, पेन और कैमरा जो है वो सारी चीज़ें वहाँ मिली। उसके बाद में जो है जब ये सारी चीज़ें मिली तब और भी ज़्यादा उधर आसपास खोज करी गई कि भाई बंदा कहाँ पर है, चीज़ें अगर यहाँ पड़ी हैं तो डेफिनेटली यहीं आया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और करने के लिए वो जो कैमरा था कि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो उसकी जो अब आज तो जो है फ़ोन से खींच ली फ़ोटो, फटाक से आ गई, बट उस समय जो है वो डेवलप करवानी पड़ती थी फ़ोटोज़। तो डेवलप करवाने के बाद एक फ़ोटो मिली जिसके अंदर वो औरत थी और उसका बड़ा कुत्ता, सिर्फ यही फ़ोटो मिली आ गई उसमें। हाँ, फ़ोटो जो है 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो ये रियल इंसिडेंट है हाँ, और पूरा ऑन रिसर्च है। ये देखो। तो अक्षय भैया का तो मैंने फ़ोटो दिखा दी, तो आप सभी देख लेना, वो फ़ोटो थी और आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या हुआ चार्ली नूनन के साथ, कहाँ वो गायब हो गया, जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। तो इस रिसर्च के बारे में फिर निकल के क्या आया कि इसका कंक्लूजन था क्या? कंक्लूजन क्या था, अब यही चीज़ें होती है ना कि ये चीज़ें का कोई एंड नहीं निकलता है। अब ये उस समय 1900 की बात है, 20-30 ऐसी की बात है, उस समय ना फोटोशॉप है ना ये है। तो ये आर्टिकल पूरा आया था, सब कुछ है, आप सर्च करो चार्ली नूनन, सिर्फ चार्ली नूनन के सर्च करो, आप पूरा गूगल पे आप पढ़ लोगे कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें मिला नहीं थी। हाँ, मिला ही नहीं वो। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है क्वींसलैंड, वहाँ पर एक लेडी थी, उसका जो सन था उसकी डेथ हो गई थी। तो वो क्या करती थी, सेमेट्री में, मतलब उनका जो होता है कब्रिस्तान, वहाँ जाती थी अपने बेटे से मतलब देखने के लिए, जो भी नॉर्मली फैमिलीज़ वगैरह करती हैं। तो वो मिलने के लिए गई थी उससे। उसका सरनेम ही सिर्फ मिसिस एंड्रूज बताया, जो उसके हस्बैंड का नाम है उसे लेकर मिसिस एंड्रू बताया। और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उस सेमेट्री की एक फ़ोटो खींच लूँ, क्लिक कर लूँ। और उसके बाद में फ़ोटो जो है क्लिक कर ली गई, फ़ोटो क्लिक कर ली गई। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस चीज़ में बताया, चार्ली नूनन में हैंड टू हैंड फ़ोटो तो आएगी नहीं। फिर फ़ोटो को डेवलप करवाया गया। देन वो जो फीमेल थी, जो लेडीज़ थी, मिसेस एंड्रूज, उनका जो बेटा था, उनकी कब्र पे एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, वो फ़ोटो में आ गया। और ये बात है 1947 की, इतनी पुरानी बात।
और उसके बाद में जब वो आ गई वो छोटी सी बच्ची, तो ये सोचने लगी कि ये छोटी सी बच्ची है कौन। काफ़ी जगह उन्होंने दिखाया, काफ़ी जगह उन्होंने पूछा कि क्या हो सकता है इस फोटो के पीछे कारण, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत पैदा कर देती है अंदर कि भाई जिज्ञासा कि भाई क्या है, क्यों है। तो काफ़ी पता करने के बाद उन्हें पता लगा कि उसी कब्रिस्तान में उनकी जो बेटे की जो कब्र है, उसके 2-3 कब्र और छोड़कर एक छोटी सी बच्ची की कब्र है। और जब उस छोटी सी बच्ची की पहली जो जिंदा थी वो फोटो निकाली गई तो वो दोनों सेम थी। अच्छा जी। काफ़ी इसको लेकर डिबेट भी चला कि भाई काफ़ी लोगों ने बोला फेक है, ये है वो। भाई 1947 में सीरियसली कौन सा भाई फोटोशॉप एडिटर था उस टाइम पे जो ये चीज़ें बना देगा। तो काफ़ी डिबेट चला, काफ़ी चीज़ें हुई, बट जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे लास्ट में उन्होंने रिजल्ट यही बताया कि ये जो है फोटो रियल है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी। बता दिया उन्होंने। काफ़ी सालों तक चलता रहा, मेरे ख्याल से 1990 तक ये डिबेट चल रहा था। क्या एडिटेड है? काफ़ी लोग बोले एडिटेड है, काफ़ी बोले ये है वो। छेड़छाड़ करने वाले भाई बहुत होते थे, लेकिन उस समय कौन सा पैदा हो गया छेड़छाड़ करने वाला 1947 में। हमारा देश कहाँ था, फोटो खींचना तो भाई छोड़ ही दो। तो ये सारी चीज़ें थी। एक और फोटो थी टेक्सास में, एक बंदे ने, एक फैमिली ने घर लिया था। अब फैमिली जो थी ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी, फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि चलो अब एक घर लिया है तो बहुत ज़्यादा मेहनत से लेना पड़ता है, उस समय भी घर लेना काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो उन्होंने घर लिया। उसके बाद में जो है उस समय, अब तो हमारे पास कैमराज हैं, उस समय हमारे पास कब से आ रहे हैं, 90 से आ रहे होंगे, 80 से आ रहे होंगे, उनके पास तो पता नहीं कब से हैं। तो 70 में एक फ़ोटो खींची थी उन्होंने घर लेने के बाद में कि एक फैमिली फ़ोटो हो जाएगी तो काफ़ी यादगार हो जाएगा। उसके बाद में जब वो फ़ोटो डेवलप होकर आई तो पूरी फैमिली तो आई, बट साथ में हवा में एक डेड बॉडी लटकी हुई है वो भी नज़र आ गई। अच्छा जी। उसके बाद में हमारे जो फेवरेट हैं द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के हीरो एड वॉरेन, उन्होंने भी एक फ़ोटो खींची थी। जो केस हुआ था वो घर वाला, एमिटीवेल यही नाम था ना? एमिटीवेल। हाँ, एमिटीवेल, उसमें जो केस हुआ था तो उन्होंने जो लड़का था उसकी भी फ़ोटो निकाली थी 1976 में। जॉन डीफियो जो सबसे छोटा बेटा था, उसकी फ़ोटो कैप्चर करी थी उन्होंने और इंटरव्यू में बताया था कि आप ये देख लो। अब जब बच्चे की फ़ोटो मिलाई गई तो सेम, अब कैसे हो सकता है क्योंकि बच्चा तो मर गया है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी हीट आर्ग्यूमेंट चली, बट अब ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये ऊपर से कंट्रोल बहुत ज़्यादा होती है, सरकार इन्हें दबा देती है और कुछ ना कुछ करके चीज़ों को इधर उधर करके वो इनको रॉन्ग प्रूफ करने में लग जाती है। काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि सन 2010 में ये प्रूफ हो चुका है कि ये सब नाटक था। अच्छा जी। हाँ, काफ़ी लोगों ने बताया कि ये जो है फैमिली जो फैमिली रहने के लिए गई है, कि ये जो है फैमिली नाटक कर रही थी पैसों के लिए, ताकि इनको जो दूसरा घर मिल जाए, थोड़ा पैसे वैसे और पब्लिसिटी मिल जाए, नाटक कर रही थी। ये प्रूफ कर दिया। बट काफ़ी सवाल ये भी थे कि भाई तो ये फ़ोटो कहाँ से आ गई। और एड वॉरेन कोई छोटे मोटे तो खिलाड़ी है नहीं। उनका जो म्यूज़ियम है उनके अंदर पता नहीं कितनी हॉन्टेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी कर्स्ड चीज़ें पड़ी हैं। वो क्या है, वो कैसे चल रही हैं। फिर जो कॉन्जरिंग 3 का जो कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर जो है उस बंदे ने कहा था जिसने अपने लैंडलॉर्ड को मार दिया था, उसमें भी जो एड वॉरेन है और लॉरेन वॉरेन है, उनका यही कहना था कि जब कोर्ट जो है, कानून जो है, जब भगवान पर यकीन रखता है तो शैतान पर क्यों नहीं। आप एक ही चीज़ पर यकीन कैसे कर सकते हैं, दूसरे को कैसे निकाल कर सकते हैं। और ये चीज़ प्रूव करने के बाद कोर्ट में उस बंदे को थोड़ी सी जो है रियायत मिली थी। और ये केस भी कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अब काफ़ी लोगों को इंडिया में लगता है ना कि ये सब अंधविश्वास है, ये है वो है, बट फिर वहाँ पर क्या हो रहा है ऐसा, क्यों वहाँ पर क्या है, यहाँ मेहंदीपुर बालाजी में क्या तो वही तो बात है ना। अभी आप भी एक पॉडकास्ट में गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हीट आर्ग्यूमेंट हो गया था कि भाई ये कैसे वो कैसे। तो जब तक अपने साथ होता नहीं है तब तक तो पता चलता नहीं है कि भाई सबको लगता है कि अरे ठीक है कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन जब हो जाता है तब अरे यार, तब लोगों की नज़रों में आप पागल बन जाते हैं। क्या आप बताओ भाई। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं या पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं तो इस पर आपका क्या जवाब होता है? देखो अक्षय भैया, बिना रीज़न के
ये जो आपकी मशीन है, आपकी जो पूरी बॉडी है, वो कुछ करती ही नहीं है। आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि मुझे फ़ोन उठाना है, तभी आप फ़ोन उठाओगे, बिना मतलब के तो फ़ोन उठाओगे नहीं। या आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि मुझे भूख लगी है, तब आप खाना खाओगे। इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न है ना। अब मैं आपसे बोलूँ कि अक्षय भैया प्लीज़ 1 किलोमीटर ना इस जगह पर चलो, सुनसान सी जगह है, और आप जो वैसे तो नहीं चलोगे, बड़े आदमी हो लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँ कि चलो, दिन का समय है, ठीक है, तो आप आराम से इजीली चल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं। बट वहीं अगर मैं रात कर दूँ, रात के 2 बजे 3 बजे वहाँ मैं आपको कर दूँ कि अब चलो, लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूँ, ना यहाँ पे आपको चोर मिलेगा, ना डाकू मिलेगा, ना लुटेरा मिलेगा, कोई आपको मतलब क्रिमिनल, आपको आप सेफ हो टोटली। आप चलो, फिर भी आपको डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? उसका रीज़न क्या है? कुछ तो आपकी बॉडी महसूस कर रही है, कुछ तो चीज़ें आप जो आपके जो सेंसेस है वो कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो नोटिस कर रहे हैं, कुछ तो फील कर रहे हैं, तभी तो आपको डर लग रहा है। यार बड़े लोग तो वहाँ भी नहीं जाएंगे। तो वही तो बात है ना अब आप और मैं बैठे हैं, आप 2 भाई और बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बात का कोई डर नहीं है, ठीक है। अब सडनली कुछ ऐसा हो जाए यहाँ पर, तभी तो आपको डर लगेगा। बिना कारण के डर लग ही नहीं सकता। तो एक जो साइंटिफिकली बोलते हैं कि एक इंसान जब पैदा होता है तो वो डार्कनेस से, तो उसका फोबिया हमेशा से ही रहता है, तो वही तो बात है, क्योंकि वो हमेशा सनलाइट में रहा है। अगर वो 18 साल डार्कनेस में रहेगा तो उसे डार्कनेस की भी आदत हो जाएगी। तो फिर ये इस तरीके से साइंटिफिकली मान लेते हैं कि हम रात को इतना ट्रैवल नहीं करते, अचानक से आप अंधेरी रोड पे, सुनसान रोड पे अगर किसी इंसान को छोड़ दोगे तो वो वैसे ही डरने लगेगा। और इसके पीछे एक रीज़न और है ना, जहाँ तक मुझे पता है। आपने ऐसा बोला कि डार्कनेस है, ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं डार्कनेस में, वो कहाँ से आ रहे हैं? ये भी तो एक पॉइंट है ना, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें, हाँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप चाहे जितना डिनाई करते हैं, नॉन बिलीवर जितना भी डिनाई कर दे कि भाई ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि भाई अगर मैं रात के समय कहीं जा रहा हूँ तो हो सकता है मुझे कोई देख रहा है। ऐसी फीलिंग्स होती हैं, बहुत चीज़ें डराती हैं। और मेरे को इतना ही पता है कि भाई बिना कारण के आपकी बॉडी कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगी। इंडिया की कुछ ऐसे लोकेशंस है जहाँ पर प्रूफ हुआ कि ये हॉन्टेड लोकेशंस हैं? अरे कितनी ज़्यादा है, कब से चली आ रही हैं। भानगढ़ का किला, कुलधरा, 6 बजे के बाद गवर्नमेंट ने खुद क्या रखा, नहीं जाना है, क्यों बोल रखी है? गवर्नमेंट पागल थोड़ी है। आज सुबह ही हमारे पास एक आए थे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो बोल रहे थे कि भानगढ़ में गया था। भानगढ़ तो इसलिए बना रखा है क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस है, अगर उसका चिट्ठा खोल दिया तो इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अरे एक जगह के बारे में बताता हूँ, वहाँ जाना, उसका नाम काफ़ी अटपटा सा है। 1 मिनट। वैसे ऐसे तो खैर कड़कड़ूमा कोर्ट में भी साबित कर ही दिया था। गौरव तिवारी जब निकले थे ना प्रूफ करने के लिए, तो सब हक्के बक्के रह गए थे। अभी मैंने एक देखा था लाइव न्यूज़ चैनल पर, वो गए थे और वो बंदा लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, और गौरव तिवारी अपने जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर जो है उस हॉन्टेड प्लेस पे। मुझे जगह नहीं पता क्योंकि उस टाइम में बहुत छोटा सा था, ज़्यादा मुझे पता नहीं था उस जगह के बारे में। अगर आप सर्च वगैरह करोगे आपको मिल जाएगी क्लिप। वो क्या हो रहा था ना, उस जगह पर वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने एक गुड्डा रखा वहाँ पर, ना उसमें कुछ रिमोट मतलब सेल्स, ना कुछ भी नहीं, वो अपने आप ही हिल रहा है, नाच रहा है। कैसे? वो रिपोर्टर भी ऐसे देख रहा है, ये कैसे हो रहा है। अभी आप यूट्यूब पे सर्च करो साउथ अफ्रीकन ब्लैक मैजिक, वहाँ पर एक रिचुअल है जिसमें एक बड़ा सा झाड़ू होता है, झाड़ू जैसी चीज़ होती है। वो बंदे पता नहीं उसमें क्या करते हैं, वो झाड़ू अपने आप नाचता है, ना उसके अंदर कुछ है ना बाहर कुछ। कैसे नाच रहा है वो? चलो ठीक है, हमारे इधर तो जो है वो है। वियतनाम में काला जादू नहीं है, कोरिया में काला जादू नहीं है। कितनी वीडियोस रोज़ आती हैं कि भाई ये देखो ब्लैक मैजिक किया तो मुंह से काला काला लिक्विड निकल रहा है, ये चीज़ें निकल रही है तो हर जगह। लेकिन हमारे इधर के लोग कुछ ज़्यादा समझदार बनते हैं, और कोई बात नहीं है। अभी तो वैसे आपको कोई मिला है ऐसा जो बोलता है कि अबे भाई क्यों करता है, सब कुछ होता नहीं है ऐसा वैसा? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अब जो है ना चीज़ों को प्रूफ करने के लिए अब आपको खुद फील करना पड़ता है। अब आप घर में बैठे बैठे ज्ञान देते रहोगे कि हाँ भाई बॉर्डर पे गोली चलाना बड़ा आसान है, तब पता लगता है आपकी बहादुरी का। जाओ देखो एक बार खड़े होकर, तब पता लगेगा ना। अब मैंने इतने सपने देख रखे हैं, मैंने इतनी चीज़ें फील कर रखी हैं, मुझे पता है ना। अब मैं 2-3 दिन तक यही सोच रहा था कि मैं डैन वगैरह का कवर नहीं करूँगा, 2 रोटी कम खा लूँगा, व्यूज़ कमाएंगे चल जाएगा, लेकिन मैं जो है खतरे से दूर रहूँगा।
लेकिन क्या करें। तो आपने कभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोचा कि इन्वेस्टिगेशन करी जाए? मेरे मन में है एक जगह ना, वहाँ मेरा ड्रीम है जाने का, बाकी देखता हूँ। उसी जगह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उस जगह का नाम थोड़ा सा अटपटा है, वेवरली हिल्स। ये तो इंडिया में भी नहीं है। तो वहाँ तो क्या करूँ, मेरा ड्रीम है भाई वहीं जाने का। वेवरली हिल्स है सैनिटोरियम, ठीक है। 1920 या 26 में बनाया गया था ये। उस समय क्या हुआ था ना, ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी नई नई बीमारी थी अमेरिका के अंदर। तो उस समय इस चीज़ का कोई इलाज नहीं था। अब इस चीज़ को सिर्फ कुछ घरेलू जो उपचार होते हैं उनके द्वारा ठीक किया जाता था। अब इसका जो उपचार क्या होता था, आपको सनलाइट में बिठा दिया, ठीक है, धूप खाओ, फल फ्रूट आपको दे रहे हैं, आपको गुब्बारा दे दिया बड़ा सा, इसको फुलाओ ताकि आपका जो ये फेफड़ा है, क्योंकि फेफड़ों की बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस, तो आपके जो फेफड़े हैं ना उसकी एक्सरसाइज हो, और जो आप पौष्टिक आहार ले रहे हैं उससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, और धूप से जो आपको विटामिन मिलेंगे उससे आपकी थोड़ी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो, तो ये बीमारी को रोक दे। तो यही 2-4 उपचार वहाँ चलते रहते थे। हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बड़ा। उसके बाद में क्या हुआ, दवाई जो असर करेगी वो अब ये चीज़ें कहाँ उतनी असर कर पाएंगी। जो बचा वो बचा, जो नहीं बचा, कहते हैं कि उस हॉस्पिटल के अंदर ही अंदर एक सीक्रेट टनल बनाया गया था, और वो सीक्रेट टनल कहीं और की ओर जाता था और वहाँ सारी बॉडी को बर्न कर देते थे ताकि ये बीमारी खत्म। जैसे कोरोना में हुआ था, हमने कितना सुना था कि भाई बंदों को पानी में फेंक दिया, जिंदा जला, मतलब जिंदा नहीं जलाया, मतलब डेड बॉडीज को जला दिया। कितनी चीज़ें आ रही थी बाहर। तो ये उस टाइम भी चल रहा था, क्योंकि अब जब सरकार के पास इलाज है नहीं, अब सरकार के घर का थोड़ी तो कोई जा रहा है, तो उनके लिए क्या भाई, बीमारी, वो तो इंसान को सिर्फ बीमार शरीर समझते हैं, इसको ख़त्म कर दो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी लोग उस हॉस्पिटल के अंदर इसी चीज़ के द्वारा मर गए। टीबी के बहुत पेशेंट्स मरे, और उसके बाद में धीरे धीरे जब चीज़ें डेवलप हुई और मेडिसिन्स वगैरह आ गई, तब इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद ये एक हॉन्टेड प्लेस बन गया, और काफ़ी जो इन्वेस्टिगेटर थे वो गए। उन्हीं में से एक जो इन्वेस्टिगेटर था उसने बताया था ये सारी चीज़ें। अब वो इतना पॉपुलर भी नहीं था चीज़ें, तो उसने जो बताया उससे सिर्फ इंटरनेट पर ही वो रह गई। अब उसका नाम भी कुछ ज़्यादा उसका लोकल वगैरह होगा, क्योंकि भाई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना तो भाई आप चले जाओ कहीं भी, आपको कौन पूछ रहा है, आईडी कार्ड तो है नहीं कि भाई आपका आईडी कार्ड कोई लेगा। तो क्या हुआ, वो गया तो उसने कुछ चीज़ें बताई। उसने कहा कि वहाँ मेरे को ना एक छोटे से बच्चे की बॉल से खेलने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ की रिकॉर्डिंग वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह खींची, और उसके बाद में जब मैंने फ़ोटोज़ वगैरह खींची तब मेरे को जो है वहाँ पर एक बच्चे जो है छोटी छोटी बॉल से खेलता हुआ नज़र आया। उसके बाद में जब मैंने उसे देखा तब काफ़ी ज़्यादा डर लगा, और मैं वापस मुड़ने का सोचा तो मैं मुड़ा नहीं, क्योंकि भाई पक्का फ़ैसला करके गया था कि भाई मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो वहाँ एक कमरा था जहाँ एक नर्स ने इन सब चीज़ों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा ली थी वहाँ पर, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें देख नहीं पा रही थी। डेड बॉडीज़ इतनी सारी, और सारी डेड बॉडीज़ को अंडरग्राउंड ज़रिए लेकर जा रहे हैं, बर्न कर दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो सहन नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में जितने भी वो लोग गए, लोकल लोग गए या फिर इस चीज़ को उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए गए, उन्होंने वहाँ पर फिर देखा कि भाई उस लड़की को कोई साया है, कोई नर्स वहाँ चल रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। काफ़ी केसेस आए ऐसे कि भाई मैंने देखा है, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट भाई स्ट्रिक्ट हो गई कि भाई कैसे तुम अंदर जा रहे हो, और फिर इसके बाद जो भी इस चीज़ को लेके एविडेंस वगैरह थे उनको तबाह कर दिया गया। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें खुलती हैं तो और भी बहुत चीज़ें खुलती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ था पास्ट में, क्यों बॉडी को बंद किया गया, ये कौन सी इंसानियत दिखाई, तो चीज़ों को सप्रेस कर दिया गया। लेकिन अभी भी वो जगह है, और कभी हो पाया तो देखेंगे जाकर। आपने कोई इंडिया की ऐसी लोकेशन सुनी है जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो, जहाँ पर आपको लगे यार यहाँ पे तो पक्का कुछ ना कुछ है? अब टनल नंबर 33 है शिमला का, उसके बारे में भी मैंने काफ़ी सुना है कि वहाँ पर जो है जब वो बन रही थी वो टनल, तो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गए थे जिससे काफ़ी मज़दूर मर गए थे। तो काफ़ी जो मैंने थोड़ा बहुत आर्टिकल्स वगैरह पढ़े जिसमें लोग दावा करते हैं कि जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हमें जो है अजीब से ज़ॉम्बी जैसे लोग चलते हुए नज़र आते हैं, खासकर रात के समय। तो एक वो जगह लगती है।
उसके बाद में जो है ये आपका भानगढ़ तो भैया ऑन द टॉप रहा ही है। और वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, जो असली हॉन्टेड जगह है ना, वो भारत में अभी छुपी हुई है, अनएक्सप्लोर्ड है। हाँ अभी बहुत जगह ऐसी हैं कि कोई बिहार इतना बड़ा है, यूपी इतना बड़ा है, इतनी जगह है हमारे पास, बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो जो हमें पता है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसी और भी जगहें होंगी भारत में। और क्योंकि इस हॉस्पिटल के बारे में भी मुझे पहले नहीं पता था, जब मुझे पता चला तब लगा यार यहाँ कुछ होगा पक्का, क्योंकि यहाँ इतने लोग मरे हुए हैं। तो इंडिया में जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, जहाँ भी इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जितने भी इन्वेस्टिगेटर है सही तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लोकेशन पे, जिस तरीके से इक्विपमेंट्स के साथ खेलते हैं, या एंटिटीज से बहुत इजीली कम्युनिकेशन हो जाता है? आपके अकॉर्डिंग क्या है कि आत्मा को मिलना इतना आसान होता है? देखो अब मैं आपको बताता हूँ ना, अब ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जितने भी हैं हमारे, मैं तो सिर्फ 2 को ही मानता हूँ कि हाँ भैया बहुत अच्छा काम किया है, गौरव तिवारी ऑन द टॉप, ठीक है। उसके बाद में जो है अभी रिसेंटली न्यू आपके भाई भी सागर तिवारी जी भैया हमारे, तो उनको देख के लगता है कि हाँ भाई कुछ ये कर रहे हैं। बाकी और भी अब मैं नाम वाम नहीं लेना चाहता, बट ले दो, डरो मत। ईंटें लग जाती हैं अच्छा। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अटपटी लगती है। बाकी हो सकता है भाई सच भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सच ना हो। आप देखो हंस रहे हो, फिर कंट्रोवर्सी करवाओगे। कंट्रोवर्सी भाई आपने बोला इस तरीके से ईंटें लग जाती है, हमारी तो पुरानी यादें ताजा हो गई। तो आप उनको कभी ज्वाइन करना चाहोगे? आपकी बात करवाएं तो करते हैं, कोई देखेंगे अभी कोलैब हो जाएगा आपका। अरे भाई मुझे क्या, मेरे ईंट लग जाए मेरा क्या करूँगा। तो तुम मानते हो इस चीज़ को कि भाई ऐसा होता है कि यार ये ईंट वीट लग जाती है हवा में? मुझे तो नहीं लगता। तो कंट्रोवर्सी तो खुद ही क्रिएट कर रहे हो। मुझे नहीं लगता ना, बाकी कभी चांस मिलेगा देखने का कि भाई लाइव अगर ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये भी समझदार होती हैं। ये भी एंटिटीज़ भी समझदार होती हैं, उन्हें पता होता है कि कब मुझे अपनी प्रेजेंस महसूस करवानी और कब नहीं करवानी। अब वहाँ पर अब आप गए कैमरा वैमरा लेके, आज तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दुनिया के सामने सारा चिट्ठा खोल दूंगा, ठीक है। एंटिटी ने आपको प्रेजेंस का प्रूफ दे दिया, ठीक है, वो चीज़ मशहूर हो गई, वायरल हो गई, बहुत सारे लोग जान लगे भाई ये हुआ था वो हुआ था, बहुत चीज़ें हुई थी, ठीक है। उसके बाद कोई आ गया वहाँ पर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए, तो एंटिटी क्या करेगी? वो अपनी मुसीबत ही तो बढ़ा रही है। अब वो देखेगी, ये सारी चीज़ें होती हैं जो वो एंटिटी को भी पता कि भाई अगर मैं इसको प्रेजेंस महसूस करवाऊंगी या फिर इसको परेशान करूंगी तो ये आगे चल के मेरे लिए खतरा हो सकता है। उनको भी तो शांति से रहना है। अब वो फेमस हो जाएगी जगह तो 10 लोग और जाएंगे उनके पीछे पीछे, एंटिटीज ही परेशान होंगी। वैसे आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही है जहाँ पर लोग दावा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो एक लेजेंडरी एक्टर रहे हैं, उनके जाने के बाद भी उनकी स्पिरिट से बात की जा रही है। क्या इस चीज़ के बारे में क्या बोलें, अब सच बता रहा हूँ। अगर ऐसे मतलब लोगों से, मरे हुए लोगों से बात हो सकती तो कितनी मिस्ट्रीज पड़ी हुई हैं, वो बाहर नहीं आ जाती। सुभाष चंद्र बोस जी कैसे मर गए? प्लेन क्रैश में मरे। वो थे क्या था, लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे मर गए? उन्हें पॉइजन दिया गया था। अभी भी आर्ग्यूमेंट चलते हैं कि भाई उनका मर्डर हुआ था या नेचुरल डेथ थी। क्यों उनकी आत्मा को, स्पिरिट को नहीं बुलाया जाता और पूछते कि भाई चलो, अभी रिसेंटली टेररिस्ट अटैक हुआ है कश्मीर में, अब अब्दुल कलाम जी को बुलाओ, बात करो उनसे, क्या करना चाहिए हमें, क्या एक्शन लेना चाहिए। जितने भी ग्रेट हमारे कमांडर रहे हैं उनकी स्पिरिट बुलाओ, उनसे इंस्ट्रक्शंस लो। क्यों नहीं है ये सब? तो सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्टर को पकड़ के कि हाँ भाई इसकी पॉपुलैरिटी के नाम पर मतलब व्यूज बटोरने का काम। अगर इतना ही आसान होगा मरे हुए लोगों से बात करना, क्योंकि जब हमारा जो अंतिम संस्कार होता है अगर प्रॉपरली हो जाए और हमारा कोई कार्मिक डेप्थ भी ना हो, ठीक है, तो हमारा जन्म कहीं और हो जाता है। तो वो सोल हमारी किसी और, क्योंकि अभी एक बहुत ही फेमस केस है, आपको भी पता होगा। एक व्यापारी को यहीं गोली मार दी थी, वो मर गया था। उसका नाम पता नहीं सुरेश था क्या था। वो अगला जन्म लेकर आ गया, वो अपनी रेडियो की दुकान पर भी चला गया, अपनी बीवी को भी पहचान लिया उसने, सारी चीज़ें बता दी कि भाई मुझे गोली मार दी। उसकी गोली यहाँ भी निशान है। सारी कितने न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया उसको।
आपको भी पता होगा बहुत सारे, शायद उसका नाम कुछ और हो सकता है, मेरे ख्याल से सुरेश ही था, या जिनके बिजनेस पार्टनर्स ने उन्हें मारा था। हाँ पता नहीं, अब नाम नहीं याद आ रहा है। रेडियो की दुकान थी। हाँ रेडियो की दुकान थी। वो लास्ट टाइम जाके उन्होंने अपनी जो वाइफ थी जो पहले रही थी उनसे पूछा कि मेरी फेवरेट गाड़ी कहाँ पे है। हाँ तो वही चीजें थी ना, अच्छा तूने ये सामान यहाँ क्यों रखा हुआ है, ये सामान इधर ज्यादा बिकता है, तो ये सब चीजें क्या है। तो आप जब कार्मिक डेप्थ नहीं होता आपका कोई, और आपका जो अंतिम संस्कार है वो ठीक ढंग से हो जाता है, तो आप नई बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हो। वरना तो फिर इतने सारे लोग, कितने अरबों लोग मरे होंगे शुरुआत से लेकर अंत तक, कितनी गिनती नहीं है, तो सभी भटक रहे हैं क्या। तो ये पितरों का जो मकसद होता है ये क्या होता है कि पितर जैसे हम बुलाते हैं अपनी फैमिलीज में जो नहीं रहे हैं, जो अपनी आयु से भी चले गए, बोलते हैं वो पितृ योनि में चले गए, आपके पितर बन के हमेशा रक्षा करते हैं, तो उस हिसाब से उनका तो फिर कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, अस्तित्व क्यों नहीं है, ये सब चीजें भी क्या है। अब देखो पितृ कौन बनता है, जो इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है, जो जिसको कहते हैं कि भाई मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल गया, जो जीवन और मरण के चक्कर से छूट गया, तो वो ये सब चीजें वो पवित्र आत्माएं बनकर ऊपर हमारी रक्षा करती हैं। बट जिस किसी का कार्मिक है, डेप्थ चला आ रहा है, तो वो यहाँ भटकती है। बट जिसका कुछ भी नहीं है तो वो अगली जन्म ले लेती है। बाकी जो जिसने अपने जीवन में अच्छे काम कर लिए, भगवान का नाम ले लिया, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। एक और भी इंसान थे, उन्होंने बोला कि मैंने लेजेंडरी सिंगर जो है पंजाब के सिद्धू मूसे वाले, उनसे बात करी, उनके बारे में आपकी कोई राय? तो ये हमारी काफ़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक जो सामने बैठा इंसान है जो पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ा हुआ है, वो अपनी क्या राय रखेगा इस बारे में। अब ये सारी चीज़ें हैं ना कि भाई सिद्धू मूसेवाला, आपने कहा कि भाई सिद्धू मूसेवाला से उन्होंने बात करी है, तो एक बार पूछ लेना था कि भाई क्या हुआ था, जो भी चीज़ें, दो चार इन्फॉर्मेशन और ले लेते, या फिर उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देते कि ये भाई साहब हैं, इन्होंने बात करी है। तो हो सकता है फैमिली को कुछ पूछना हो ज़रूरी बात, तो कम से कम फैमिली की हेल्प हो जाती। हम अकेले बात करके क्या करेंगे, फैमिली को बुला लो उनकी। उन्होंने गौरव तिवारी जी से भी बात की थी। गौरव तिवारी जी से, अब गौरव तिवारी जी का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो उनकी जो स्पिरिट है, उन्होंने खुद ही बोला था कि जब मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं आप सबके कांटेक्ट में रहूंगा। स्पिरिट ने बोला था जब वो जिंदा थे, ऐसा उनके साथियों का कहना है। और उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी मतलब सामने से कुछ नहीं किया। जब भी उनकी जो डेथ है वैसे ही मिस्ट्री है कि भाई बाथरूम में किसी एंटिटी ने मार दिया, ठीक है, लेकिन उनकी जितनी भी टीम मेंबर है वो यही कहते हैं कि भाई हमारी बात होती रहती है, हमारे कनेक्शन। अब वही जाने ना। खैर हमारी तो ये चर्चा चलती रहेगी, जनता जिस चीज़ का वेट कर रही है हम उस पर आते हैं। कोई एक और किस्सा जो आप बताना चाहें? एक किस्सा और है जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट होता रहता है। एक फ्लाइट थी ईस्टर एयरलाइंस की, और यूएस से बेस्ड था। तो ये जो फ्लाइट थी ना, फ्लोरिडा जा रही थी, बट किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो जो फ्लाइट थी वो क्रैश हो गई। अब उस फ्लाइट में टोटल 100 से 102 लोगों की डेथ हो गई। ये बात है 29 दिसंबर 1972 की। डेथ होने के बाद में जब प्लेन क्रैश हो गया, आसपास लोग आए, इकट्ठा हुए, और कोई तो बचा नहीं था। 2-4 लोग भाई अगर किस्मत से बच गए हों तो बच गए हों, वरना तो कोई नहीं बचा था जहाँ तक मुझे पता है। फिर उसके बाद में एयरलाइंस को लगा कि चलो भाई हो गया, जो भी हुआ ठीक है। तो एयरलाइंस ने क्या किया, वो जो पार्ट्स थे, जो इंजीनियर वहाँ गए। अब उस समय जो है प्लेन्स कोई खिलौने तो है नहीं कि भाई एक एयरलाइंस का टूट गया तो फिर जाने दो इसको। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है इसके जो काम वाले पार्ट्स हैं कि भाई ये चीज़ काम की है, ये चीज़ काम की, अपने जो प्लेन बाकी के हैं उनको जो है रिपेयर करने में लगा देंगे। तो उसके बाद में जो है उन्होंने क्या किया, वो सारे पार्ट्स निकाल लिए और अलग अलग प्लेन्स में कि भाई इसका ये ख़राब हो गया तो इसमें ये लगा दिया, ये ख़राब हो गया तो ये लगा दिया। तो ऐसे ही उन्होंने काफ़ी प्लेन में लगाए। और उसके बाद में जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ तो भूत दिखने ही लगे, और जिस प्लेन में उसका जो है पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे थे उसमें भी भूत नज़र आने लग गए। कैप्टन जो है, जो पायलट वगैरह है, वो रिपोर्ट कर रहे कि भाई हमने जो पुराना पायलट था वो देखा, उसको देखा, भाई क्रू मेंबर को देख लिया, या ऐसे पैसेंजर को देख लिया जिसकी टिकट ही नहीं है।
ऐसे इंसिडेंट होने लग गए। अब उसके बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें रिपोर्ट होने लगी कि भाई ये क्या हो रहा है, एयरलाइंस भी परेशान हो गई। और ये चीज़ ग्लोबली मशहूर है भाई, आज भी जो है उस फ्लाइट का नंबर मुझे याद नहीं है, बट आप ईस्टर्न एयरलाइंस 401 लिखोगे उसके ऊपर तो आ जाएगा। तो ये एक इंसिडेंट था जिसने काफ़ी मत परेशान किया। और एक इंसिडेंट और है, वो वियतनाम युद्ध का है। अब वियतनाम युद्ध वही 75 में ख़त्म हुआ, पता नहीं कितना कुछ है उसी टाइम, 1900 पता नहीं कुछ ऐसा ही था। मैं एक बार इंफॉर्मेशन के लिए देख लेता हूँ। हाँ, 1955 से लेके 75 तक चला था वो। तो अब जो है वियतनाम की जो ज़मीन है वहाँ पर जंगल एरिया है, सब जानते हैं। तो वॉर जो थी वो अमेरिका जब लड़ रहा था तो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि अब ऊपर से तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी कि नहीं भाई कि भाई बंदे ढूंढ ढूंढ के मारे। तो उसने क्या किया, साइकोलॉजिकल वॉर किया। अब वो वॉर क्या थी, उस वॉर के अंदर क्या किया उन्होंने, उनको पता था कि ये जो वियतनाम के लोग हैं ये भूत प्रेत पर काफ़ी यकीन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने जो गोस्ट टेप्स होते हैं, गोस्ट टेप्स, वो वहाँ प्लेन के द्वारा जो है चलाने शुरू कर दिए। और उसमें जो टेप थी उसमें रिकॉर्डिंग थी कि मैं बोल रहा हूँ वियतनाम की ज़मीन पर लड़ने वाला एक फ़ौजी जो युद्ध में मारा गया, जिसका परिवार अब बर्बाद हो चुका है, और मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। प्लीज़ मेरे साथियों घर वापस चले जाओ। ये जो टेप थी वो अमेरिका प्ले करता था साइकोलॉजिकल वॉर करने के लिए, ताकि वो जो वियतनाम के जो आर्मी है वो समझे कि भाई हमारे मरे हुए साथी हैं और वो वापस चले जाए। काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ने लगी, अब वो क्या करता ना, छोटे छोटे टेप जो है कहीं पेड़ पर लगा दिए, इधर लगा दिए, उधर लगा दिए, रात को प्ले हो रहे हैं, वो बार बार प्ले हो रहे हैं। बट वियतनाम के बंदों को तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। अमेरिका के लोगों को मरे हुए सोल्जर्स दिखने लग गए। ओह, सीरियसली? जो डेड बॉडीज थी वो सोल्जर्स ही खुद कह रहे हैं कि भाई हमें डेड बॉडीज जो है सामने नजर आई हैं जो गन लेकर हाथ में खड़ी। क्या पता ये भी साइकोलॉजिकल वॉर का कुछ हिस्सा हो। अब ये सब थोड़ी जो है वो अमेरिका, उसको थोड़ी इतना जल्दी बेवकूफ़ बना लोगे। अब आप ही सोचो वियतनाम कितना सा और अमेरिका कितना सा है। उसके पास उस समय भी उसके पास किस चीज़ की कमी थी जो वो वॉर नहीं जीत पाया। कई लोग ये भी कहते हैं कि वियतनाम की जो फौजी थे वहाँ पर, उन्हें ब्लैक मैजिक आता था, वो ब्लैक मैजिक कर देते थे। बहुत सारी जो एंटिटीज़ थी उन्हें जगा देते थे, जो सोल्जर्स को मार देती थी। वरना आप खुद ही बताओ, अमेरिका जैसा पावरफुल देश वियतनाम से हार गया, क्या चीज़ थी? और वही चीज़ें थी कि भाई सिर्फ जंगल है, और दूसरा वियतनाम को ब्लैक मैजिक पर यकीन है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी उनके फेवर में, वियतनाम के फेवर में, तभी तो अमेरिका जैसा देश हार गया। वरना उस समय भी उसको हराना एकदम, जब तक वर्ल्ड वॉर नहीं होगी तब तक उसको हराना इम्पॉसिबल था, लेकिन वियतनाम ने हरा दिया। काफ़ी जो सैनिक थे उन्होंने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करी कि हमने देखा ये सारी चीज़ें, लेकिन उन्हें चुप करवा दिया कि हमारे ही देश का मजाक बनना है, मत बोलो। तो ये भी चीज़ें थी। और इसका नाम था द सोल्स ऑफ वंडर्स, ऑपरेशन का नाम, ये जो गोस्ट टेप प्ले होती थी। तो ये चीज़ें उल्टी हो गई उनके ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब बढ़ते हैं, अब इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं ना। अब ये तो ग्लोबली, अब काफ़ी लोग समझ रहे होंगे कि आज के पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ। बताने का सिर्फ मकसद यही है क्योंकि इंडिया की बात निकलती है ना, तो बंदे यही सोचते हैं कि यार ये तो अंधविश्वास ही है। बट वेस्टर्न की बात चलती ना, तो अरे वाह, ये बंदा भाई सही कह रहा है ये। वेस्टर्न पर बंदों को ज़्यादा यकीन है। तो यही चीज़ें प्रूव करती है कि भाई अगर यहाँ कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ भी है। वो चाहे जितने मॉडर्न हो जाए, चाहे जितने भी डेवलप हो जाए, उनको भी पता है भाई क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्या नहीं करती है। वो भले ही ओपनली ना बोलें, क्योंकि ये सब अभी भी टैबू में आता है। अगर कोई देश खुला एक्सेप्ट करेगा कि ये सब होता, तो उसे बोलेंगे बैकवर्ड है। तो ग्लोबली कौन अपनी इमेज खराब करेगा? तो इसलिए सब जानते हैं अंदर अंदर, लेकिन
बताता कोई नहीं है ओपनली। तो ये सारी चीज़ें थी। आते भाई इसके बाद वाले इंसिडेंट में। हाँ, इंसिडेंट अब कवर करते हैं। अब इंसिडेंट जो है ना वो वाटर से है, वाटर रिलेटेड है। पानी से रिलेटेड। हाँ, पानी से रिलेटेड है। अब आपने भी काफ़ी बार एंटिटी पनडुब्बा वगैरह शायर ऐसी एंटिटीज़ के बारे में बताया। तो एक नई एंटिटी थी जिसके बारे में मैंने बचपन में सुना था। अब मैं क्या कर रहा था ना, अब गांव पहुंचा हुआ था। गांव पहुंचने के बाद में अब एक्साइटमेंट तो बहुत रहती है कि भाई अरे वाह गांव जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कज़न्स के साथ में मौज करेंगे, काफ़ी इन्जॉय होगा। बट गांव पहुंच गए गर्मी के समय में, थोड़ा बहुत भाई मिल लिए, हाँ भाई आ गए कज़न वगैरह से मिल लिए, ठीक है मिल लिए। और उसके बाद क्या करें, ना उस समय फ़ोन ना कुछ भी नहीं होता था। और कज़न्स भी अपना इधर उधर बिज़ी हो जाते थे और मैं अकेला रहता था। तो मैं क्या करता था, मैं निकल जाता था इधर उधर घूमने के लिए। फिर उसके बाद में जो है मैं जो है एक पोखर था हमारे उधर, वहाँ जो है ना पत्थर फेंकता था। वो आपने भी देखा होगा, उसके ऊपर पत्थर फेंको तो टप 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 कर करके वो जाता है। तो बचपन में मज़ा आता था कि भाई चलो इतने पॉइंट्स बन गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये करता था मैं। तो ऐसे मैं काफ़ी टाइम स्पेंड कर देता था वहाँ पर, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं यही करता रहता था कि वो करने के लिए कुछ होता नहीं था। उसके बाद में मेरा कज़न जो था ना वो वहाँ से गुजर रहा था, वो ट्यूशन वगैरह करके आ रहा था साइकिल पर। तो उसने मुझे बोला यहाँ क्या कर रहा है। तो उसके बाद में जो है मैंने कहा नहीं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। तो बोले देख टाइम कितना हो गया, अंधेरा होने को आ गया, घर जाना, चल घर चल साइकिल पर बैठ। तो मैंने कहा भाई ठीक है बैठता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे रात के समय नहीं जाते, शाम के समय पोखर वगैरह वाले एरिया पे। तो मैंने बोला क्यों। तो उसने मुझे एक एंटिटी के बारे में बताया। उसने कहा कि एक एंटिटी है, अब वहाँ पर बोला जाता है कि भाई एक ऐसा भूत है कि जो पोखर होता है, पोखर के नीचे जो ज़मीन मिट्टी होती है, जो मिट्टी अंदर खींच लेती है, उसके अंदर रहता है, छोटे छोटे गुफाओं में वैसी जगहों पर रहता है। और किसी का पैर अगर उसमें पड़ जाए तो वो अंदर खींच लेता है। उसे बोलते हैं बुड़वा। बुड़वा, हाँ, बुड़वा मतलब बुड़ जाना, मतलब डूब गया। जो उसके अंदर डूब के मारा, उसकी जो आत्मा है वो बुड़वा कहलाती है। हमारे इधर हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज में कुछ और उसको डेफिनेशन दी गई हो, बट हमारे इधर जो है ऐसा ही था, यही डेफिनेशन दी गई है बुड़वा की। तो जब मुझे पता चली तो मैं सुन के मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है। उसके बाद में फिर कोर मेमोरीज़ में चीज़ें चली जाती हैं, फिर इंसान अपने डेली रूटीन में लग जाता है। फिर उसके बाद में आपका मैंने देखा, आप अलग अलग एंटिटीज़ के बारे में बताने लग गए थे, पनडुब्बा ये वो। फिर मेरे दिमाग में भी ट्रिगर हो गया कि वो भी बताया था बुड़वा के बारे में कुछ ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं गया था 3-4 अप्रैल को गाँव गया हुआ था। तो वहाँ मैंने सोचा कि भाई अगर मिल जाए कोई इंसिडेंट तो मैं बता दूंगा, नरेट कर दूंगा पॉडकास्ट वगैरह में। मुझे पता था महीना हो गया तो आप बुलाने ही वाले होगे। तो मुझे इंसिडेंट के बारे में पता चला, जो मेरा नानी का घर है वहीं पड़ोस में एक लड़का रहता है। तो वहाँ उसका जो कज़न था वो शहरी था, पूरा शहरी। मतलब अब जानते ही हो भाई, जो बंदा गाँव का रहने वाला वो उसका रहन सहन गाँव का है, जो शहरी है उसका रहन सहन अलग हो जाता है। क्या हुआ, वो आया था इनके घर पर, ठीक है। अब उसे क्या होता था ना, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी ये टॉयलेट वगैरह करने के लिए, क्योंकि टॉयलेट बना नहीं था, वो शहर में रहता था। और ऐसे अब मेल्स जो होते हैं ना वो मेनली सुबह सुबह ही जाते हैं खेत में, इधर उधर चले जाते हैं। तो अब उसको क्या था ना कि यार कोई देख लेगा, उसको डर लगता था कि भाई कोई आता हुआ देख ले, कोई जाता हुआ देख ले। अब गाँव के लोगों को तो फ़र्क पड़ता नहीं, वो तो अपना जानते हैं भाई गांव देहात का एरिया, तो सब एक दूसरे का समझते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो जो शहरी लड़का था वो आया था इनके पास में। अब सुबह तो इसने बहुत प्रॉब्लम से जैसे तैसे फ्रेश हुआ। तो अगले दिन क्या हुआ, रात के तकरीबन 3 से 4 बजे ये जो पड़ोसी थे हमारे, उन्होंने कहा कि चलो भाई तुम्हें मैं अभी अभी करवा लेता हूँ, क्योंकि अभी अंधेरा है और किसी के आने जाने का कोई डर भी नहीं है, तुम अपना हो जाना, फ्रेशली हो जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसने बोला चलो ठीक है। तो ये अपने कज़न को लेकर पहुंच गए एक जगह, नहर पे, छोटी सी नहर पे, ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो। तो वहाँ चले गए और अब ये खड़े हो गए। तो ये देख रहे हैं, कर लो यहीं कर लो,
जो भी अपना डब्बा वगैरह था कर लो यहीं पर। और ये इनका कज़न इनको देख रहा है, तो ये बोले भाई करो ना, क्या हुआ? कि भाई आपके सामने कैसे करूँ मैं, कैसे करूँ आपके सामने, आप ना एक काम करो उधर चले जाओ। तो उन्होंने बोला भाई चल ठीक है भाई, मैं उधर चला जाता हूँ भाई, तुझे अभी भी प्राइवेसी थोड़ी चाहिए तो ये क्या हो गया, इधर चले गए। अब 10-15 मिनट तकरीबन ये जो है बैठे रहे वहाँ पर, 10-15 मिनट अपना बैठे रहे कि भाई ये हल्का होगा तो आवाज़ देगा, अपना काम ख़त्म करने के बाद में आवाज़ देगा। लेकिन 10-15 मिनट इसने कोई आवाज़ नहीं दी। अब इन्हें वैसे जाने में भी था कि भाई अगर ये चले जाए और वो बंदा उस पोजीशन में हो तो वो भी ठीक नहीं है, तो इसलिए इन्होंने पहले आवाज़ लगाई कि हो गया तेरा। तो सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो उसके बाद में जो है इन्होंने फिर आवाज़ लगाई, हो गया तेरा, कोई जवाब नहीं आया। अब ये सोच रहे भाई क्या हो गया। अब ये जो है उस लोकेशन पर पहुंचे जहां जो है वो बंदा अपना काम कर रहा था और वो जो डब्बा था वो उड़ल गया था। अच्छा। पानी जो है नीचे गिर गया था और वो जो बंदा था वो पता ही नहीं उसका कहाँ है वो। मतलब जहाँ फ्रेश होने बैठा था हाँ वहाँ नहीं था वो। अब ये परेशान हो गए, कहाँ गया। शहरी बंदा, अब शहरी बंदा है ना, अब भाई कहाँ गया। अब भाई चिल्लाने की भी आवाज़ नहीं है, अगर कुछ गलत हुआ तो सीधा गायब। वह सीधा गायब। अब उसके बाद में जो है ये डर गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये इन्होंने आसपास देखना शुरू कर दिया और नाम लेना शुरू कर दिया, क्या हुआ, कहाँ है। वो जो है कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कहाँ है वो बंदा। ये डर गए। उसके बाद में जो है इन्होंने जो है अपने जो पापा थे उनको फ़ोन किया, जो इनके मामा लगते थे। फिर उसके बाद में जो है उनके मामा आए भागते हुए कि भाई कहाँ गया, भाई क्या जवाब दूंगा, भाई अपने घर का लड़का है। तो वो और ये दोनों मिलकर ढूंढने लगे। तो ये दूसरे कोने पर बेहोश पड़े हुए थे, पूरा गीला। अच्छा जी। पूरा गीला पड़ा हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटों से इनकी जो बॉडी है वो जो है पड़ी हुई है पानी के अंदर। अब जैसे ही इन्होंने देखा, अब अंधेरा भी था, अंधेरे की वजह से क्लियरली कुछ नज़र भी नहीं आता, बट जब नज़र पड़ी तो ये दोनों भागते हुए गए। अब भागते हुए गए भाई पानी, इन्होंने पानी जो यूं करके निकाला। उसके बाद में जो है एक देसी डॉक्टर था जो अब गांव में ही बैठता था। उसका ऐसा था कि भाई रात को अगर इमरजेंसी हो गई तो वहाँ चले जाओ, कोई मतलब ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये तुरंत दौड़ के वहाँ ले गए। वहाँ उस आदमी ने भी कुछ मतलब पानी वानी निकाला और कुछ और भी ट्रीटमेंट वगैरह जो नॉर्मली होता वो किया। देन उसको सुबह होश आया। अब सुबह होश आने के बाद उसकी पूरी आंखें लाल हो रखी थी, पूरी चढ़ी हुई एकदम, और पूरा स्किन जो नीला नीला पड़ रहा था। उसके बाद में पूछा गया कि बाबू क्या हुआ था। इससे जो डॉक्टर इलाज करा था उसे पूछा कि नीला नीला क्यों पड़ रहा है। कह रहा भाई इसके अंदर खून की कमी हो रखी है, खून बहुत कम है इसके अंदर, और आंखें भी ऐसी लग रही है कि जैसे पता नहीं क्या है, क्या देख लिया हो इसने। वो बंदा कुछ बोले ही ना, एकदम फ्रीज, जैसे कुछ इसने देख लिया है और इसको सदमा लग गया है। सुबह हो गई, शाम, पूरा दिन बंदा कुछ बोला ही नहीं, ना खाया पिया। उसको खाने पीने के लिए दे रहे, भाई खा पी ले, ये खा ले वो खा ले, नहीं खा सकता तो भाई जूस पी ले, एटलीस्ट शरीर में थोड़ा लगेगा। वो बंदा खा ही नहीं रहा है। उसके बाद में जो है जब उसने कुछ खाया पिया नहीं, तब अब पहले ये सोच रहे थे कि अगर मैं फ़ोन करूँगा अपनी बहन के पास में तब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उंगली तो इनके ऊपर ही उठेगी ना कि भाई तुम्हारे भरोसे मैंने यहाँ बच्चा तुम्हारे पास छोड़ा तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे रहते ये कैसे हो गया। तो ये भी थोड़ा डर रहे थे कि भाई रिलेशन ख़राब हो जाएंगे बहन के साथ में। तो इन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा ठीक वीक होने दो तो मैं बताऊँगा जो भी है, क्योंकि बताना तो पड़ेगा वरना ये कल जाके बताएगा। तो उसके बाद में जो है काफ़ी कोशिश करी, ये बंदा कुछ बोले ही ना। और नॉर्मल सी बात है, फ़ोन तो आएगा ही। फ़ोन आ गया कि भाई आपको परेशान तो नहीं कर रहा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो भाई मजबूरी में बताना पड़ गया। उसके बाद में जो है उसकी मम्मी फिर जो है तुरंत जो है बस वगैरह, प्राइवेट बस वगैरह करके आई और अपने जो हस्बैंड है मतलब उसके पापा जो उसको भी लेकर आई कि भाई शहर में इलाज करवाएंगे, यहाँ इनके बस की कुछ नहीं है। तो इनको ले गई वापस शहर में। अब मामा भी परेशान, ये जो था लड़का इनका वो भी परेशान, पूरे फैमिली ही परेशान थी ऑलमोस्ट, क्योंकि अब उंगली इनके ऊपर ही आती, अगर कुछ भी गलत हो जाता तो शहर में इलाज करने के बाद में और तकरीबन 1-2 महीने
बाद वो लड़का फिर नॉर्मल होना शुरू हुआ। अच्छा जी। अब नॉर्मल होने के बाद में जब उससे, क्योंकि अब गांव में तो एनवायरनमेंट दूसरा था, जब शहर वो पहुंचा अपने कंफर्टेबल वाले एनवायरनमेंट में और वहाँ उसका ठीक ठाक से इलाज भी चला, तब क्योंकि भाई देसी बंदा कितना इलाज कर लेगा, उसके पास ना उतना सामान होता है, ना नॉलेज होती है, ना दवा उतनी खासकर उसके पास होती है। हॉस्पिटल में शहर में भाई होता है, भाई ट्रीटमेंट अच्छा होता है। तो उसके बाद में जब उसका ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, तब उससे पूछा गया कि भाई क्या हुआ था, कुछ पता है? तो बोला कि मैं अपना तो काम कर रहा था, तभी पीछे से कोई हाथ आया और उसने मुझे अंदर ही खींच लिया। सीधा घसीटता वो खींच लिया अंदर। और उसके बाद फिर क्या था अंदर, किसका हाथ था? वो बोला मुझे कुछ नजर नहीं आया, मैं बस पानी में डूब रहा था और मुझे बस 2 आंखें लाल नजर आ रही थी, चमकती हुई बस। अब उस पानी के अंदर ना कोई वैसा कोई जानवर है, कुछ ऐसे भाई मगरमच्छ बोलो, ऐसा कुछ है ही नहीं, ना कोई ऐसी मछली के तो हाथ होंगे ही नहीं, तो कॉमन सी बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसने बोला कि भाई जो भी था, उसने मेरा पैर पकड़ा, क्योंकि मैं काफ़ी क्लोज था वहाँ के, खींच लिया मुझे अंदर, और जब मैं डूब रहा था तो मुझे सिर्फ 2 आंखें नजर आ रही थी। और मुझे लग रहा था कि भाई अब मैं निकल जाऊंगा, अब मेरा बचना मुश्किल है। मुंह में पानी चला गया, नाक में पानी चला गया, कान में पानी चला गया, और उसके बाद में मैं बेहोश हो गया। फिर जो मैंने देखा वो सुबह देखा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद में फिर उसका जो है बॉडी वगैरह जब उसकी चेक वगैरह करी गई, तो खून एकदम नहीं, एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई इसका सारा खून किसी ने निचोड़ लिया है। तो ये जो मतलब जो ये एंटिटी होती है, इसका काम यही है, पकड़ो खून चूसो मारो। तो ये बच कैसे गया? खून चूस के फेंक दिया? ऐसा भी होता है ना, किसी की किस्मत होती है बच जाता है, वरना किसी की नहीं होती है। अब मेन बात ऐसी है ना, अब साथ में था कोई बंदा इनके, और तुरंत इन्होंने अपने डैड को भी फोन कर दिया कि पापा आ जाओ जल्दी। और जब ये आके चिल्लाने लगे, अब ये जो एंटिटी होती है ना, ये छुपती है, लोगों के ऐसे नहीं आती है सामने कि इनको पता ना चले। हाँ, इनको पता ना चले। अब हो सकता है कि वो अपना काम कर रहा हो सकता है वो अपने साथ ले जाना भी चाहता हो, बट जब तक ये लोग आ गए, चिल्लाने लगे, और उसकी इनके चिल्लाने की आवाज सुन के, भाई अपना काम तो हो गया, खून फेंक दिया, चलो भाई पी लिया अपना, निकलो। बुढ़वा एंटिटी यही करती है, खून पीती है। और ज्यादातर तालाब वगैरह में नहीं, पोखर में मिलेगी। पोखर में होगी, और जैसे झोड़ हो गया। हाँ, झोड़ ही है एक तरीके से पोखर। अब अलग अलग जगह पे, मैंने क्या बोला, लैंग्वेजेस की बात होती है, चीज़ वही रहती है, बस लैंग्वेज अलग अलग, भाई कोई ये बोलता है, कोई ये बोलता है। तो ये मेन पोखर में ही रहती है। कोई भाई जा रहा है, किसी गिर गया, कई बार ऐसा होता है कि पोखर यहाँ बना हुआ, यहाँ से रास्ता जा रहा है चढ़ाई की ओर। कई बार होता है बंदे बाइक लेके ही अंदर गिर जाते हैं, किसी को तैरना ही नहीं आता, मर जाते हैं फिर। और पुराने ज़माने में वही मैंने शुरुआत में नहीं बोला था कि बंदे छोटी छोटी बात को मर जाते थे, छोटी छोटी प्रॉब्लम से मर जाते थे बंदे। इतना सब कुछ अच्छा था पहले, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट, बीमारियां, ये सब भी तो कितनी ज़्यादा थी। खेत में काम करते थे, कुछ सांप काट लिया, मर गए, इलाज ही नहीं है, क्या होगा। खैर, एक धमाकेदार पॉडकास्ट जो कि दीपक विश्वकर्मा के साथ था, और हमेशा से जो हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि कमेंट सेक्शन में बताना दोबारा भाई को बुलाया जाए, क्योंकि इनके जो किस्से होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, और हर बार कुछ ना कुछ यूनिक लेके आते हैं ऑडियंस के लिए। तो कमेंट सेक्शन में बताना, और इसी के साथ इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब है इनका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ऐसे ये रियल इंसिडेंट अपने चैनल पे भी नरेट करते हैं, तो आप जाके वहाँ पे सुन सकते हैं, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए भाई, उनसे हमारी क्या रिक्वेस्ट होती है कि जब आई ही गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है। और जो हमारे चैनल की यूएसपी है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो कि है सबसे अलग बनाने वाली चीज़ जो हमारे चैनल को, क्योंकि हम अपने चैनल पे गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुला रहे हैं। तो अगर आपको कभी लगता है कि यार मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं और मुझे कैमरा पे बतानी है, या फिर कहीं ना कहीं मुझे जो चीज़ें मैं सुनता हूँ, मेरे पास एक अच्छा खासा कलेक्शन है जो मेरे रिलेटिव्स में किसी के साथ हुआ है, मैं कैमरा पे बताना चाहता हूँ, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि उसी से जनता जो है अवेयरनेस लेती है। तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। एक बार हमारी टीम उसे रिव्यू करेगी, बस आपको मेंशन करना होगा कि मैं पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, दिल्ली में हमारा सेंटर है, जनता जनार्दन के सामने आप इसी तरीके से जो है पूरा रियल इंसिडेंट बताएंगे, ताकि वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस ले पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ से नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। टिल देन, जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार में प्यार बना के रखिए, भाई बहनों को क्लोज रखिए, आए दिन उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे वो बच सके, पैरानॉर्मल चीज़ों से दूर रह सके, ऐसी एंटिटी से बच के रह सके। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।